तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और अपेक्षा भी रखता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आप सबको पता है साथियों कि कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएँ शुरू हो गई है। आप सबकी परीक्षाएँ बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। आपकी तैयारी में ही 4 चाँद लगाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ न कुछ ऐसा किया जाए, जिससे कि हम बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है साथियों, आने वाले 21 मार्च या 22 मार्च को कक्षा जो 10वीं का हिंदी का पेपर है, उनमें उनके बारे में आज हम बात करेंगे और हिंदी के भी व्याकरण के बारे में बात करेंगे। जैसे किताबों के सवाल है वो तो साथियों, उनके बारे में भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। इसके साथ ही आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि व्याकरण से क्या-क्या आएगा और कौन-कौन से टॉपिक होंगे उनमें से और तथा किस तरीके के प्रश्न बनेंगे और कितने अंकों के आएँगे। तो साथियों लगातार निरंतर वीडियो से बने रहिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और भगवान से ये दुआ माँगता हूँ कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, लगभग सारे के सारे सवाल इसी वीडियो में से आए या मतलब और हमें ऐसा विश्वास भी है कि ऐसा ही आएगा क्योंकि जिन-जिन चीज़ों की हम बात करेंगे, उन्हीं चीज़ों के आधार पर ही पेपर बनेगा। ऐसे ही हमारा विश्वास है और ऐसी हमारी कामना है। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए आज हम बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले चीज़ हम बात करते हैं आज व्याकरण की। व्याकरण की बात करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ साथियों, हमारे कक्षा 10वीं की हिंदी में 12 अंक की व्याकरण आएगी। अगर व्याकरण पोर्शन बात करें तो हम निबंध अलग है और इनके साथ ही प्रार्थना पत्र भी अलग है या जो पत्र है वो भी अलग है और विज्ञापन भी आएगा वो भी अलग है। उनके अलावा केवल और केवल व्याकरण की बात करें, शुद्ध व्याकरण की, तो उनमें से 12 अंक के सवाल आएँगे, जिनमें से कौन-कौन से टॉपिक होंगे उनके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा साथियों। सबसे पहले बात करेंगे हम संज्ञा की। अपने संज्ञा आएगा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण के साथ ही आपके क्रिया, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, अवयव, संधि, समास, संधि और समास। संज्ञा आएगी, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है और पर्याय है। इसके साथ ही विलोम, मुहावरे है, लोकोक्तियां है, अपने अव्यय है और संधि है और इसके साथ ही समास है। 11 टॉपिक आएंगे और कुल कितने अंक के होंगे साथियों? 12 अंक के होंगे। हम ध्यान दें, एक अंक का संज्ञा से क्वेश्चन आएगा, एक सर्वनाम से आएगा, एक विशेषण से आएगा। एक-एक अंक के है ये। क्रिया है मोटे तरीके से 2 अंक का सवाल बनेगा क्रिया से। पर्यायवाची 1 का आएगा, विलोम 1 का आएगा, मुहावरे 1 का है, लोकोक्ति 1 है और अवयव भी 1 है और संधि भी 1 और समास भी 1। इतने सवाल। अब देखिए साथियों, 6 प्रश्न आएंगे रिक्त स्थान से। 6 प्रश्न किससे आएंगे? रिक्त स्थान और एक-एक नंबर के होंगे सभी के सभी। 4 प्रश्न आएंगे अति लघुतरात्मक। हिंदी की बात कर रहे हैं, व्याकरण की बात कर रहे हैं, अति लघुतरात्मक आएंगे और वो भी एक-एक नंबर के। और एक सवाल, एक प्रश्न आएगा जो 2 अंक का आएगा। एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 अंक का और ये सभी एक-एक अंक के। कितने अंक के होंगे साथियों? एक-एक अंक के। इस तरीके से ये मैं जो अंक विभाजन कर रहा हूँ, ये ब्लूप्रिंट के आधार पर कर रहा हूँ, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जैसा ब्लूप्रिंट जारी किया है उसके आधार पर। और अमूमन लगभग 70 या 70 से 90% के मध्य है, ब्लूप्रिंट के आधार पर ही क्वेश्चन पेपर बनता है और व्याकरण तो लगभग पूरे की पूरी इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर बनेगी। आज हम अपने इस छोटे से वीडियो में साथियों जो भी है घंटा 1.5 घंटे का जो हमारा वीडियो होगा, इन सभी हम सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे, इन सभी पॉइंटों को क्लियर करेंगे। एक संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है और किन तरीके के प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले चीज ये है कि रिक्त स्थान एक-एक नंबर के आएंगे। अब रिक्त स्थान में भी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और पर्यायवाची और विलोम ये रिक्त स्थानों में आएंगे और उसके साथ ही एक अव्यय का सवाल बनेगा रिक्त स्थानों से। संधि, समास, मुहावरे और लोकोक्तियां ये एक-एक नंबर के अतुलग्त्रात्मक से आएंगे और क्रिया में 2 नंबर का सवाल बनेगा जो ये 2 नंबर का है।
चलिए साथियों, तो चलते हैं बिना देरी किए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे सामने पॉइंट ही पड़ा है संज्ञा। क्या है साथियों? संज्ञा। संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। रिक्त स्थान में पूछेंगे, या तो ये परिभाषा आ जाएगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, बोध आदि का बोध कराने वाले शब्दों को खाली जगह कहते हैं, मतलब संज्ञा कहते हैं। फिर संज्ञा के भेद कितने होते हैं साथियों? संज्ञा के 3 भेद है। कितने भेद है? 3 भेद। कौन कौन से 3 भेद है? तो पहला है व्यक्ति, मतलब व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। ये 3 भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ये संज्ञा के क्या है? 3 भेद है। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति का बोध करवाया जाता है, जातिवाचक में किसी विशेष जाति का बोध करवाया जाता है और भाव में भाव का बोध करवाया जाता है, किसी के गुण के बारे में बात की जाती है। अब व्यक्ति जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। कितने भेद है? तो जातिवाचक के 2 भेद। कौन सा? एक पदार्थ कह सकते हैं या द्रव्य कह सकते हैं, और एक अपन कह सकते हैं समूहवाचक। समूहवाचक और पदार्थवाचक, ये 2। जैसे कि आप अंग्रेजी में हम संज्ञा 5 प्रकार की पढ़ते हैं, तो उसमें जो द्रव्य और समूहवाचक होता है वो इसमें जोड़ दिया गया है। हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद है। अब देखिए साथियों, मोटे तरीके से इसमें और क्या याद करना है कि जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का बोध करवाया जाए तो वो व्यक्तिवाचक है। जैसे कि महीनों के नाम है, महीना स्वयं जाति है, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब क्या है? व्यक्ति है। किसी देश का नाम है, महासागर का नाम है, महाद्वीपों का नाम है, कोई तिथियों का नाम है, मतलब दिनों के नाम है, जितने भी है। जैसे कि उदाहरण के लिए रमेश, चेतक, घोड़ा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर भी 2 बात होगी। एक, मैं कहूँ घोड़ा तो घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है। अगर मैं कहूँ चेतक घोड़ा तो फिर चेतक घोड़ा विशेष राणा प्रताप के लिए है, तो वो कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार भारत, उसी प्रकार रविवार, उसी प्रकार हम किसी में महाद्वीप का नाम ले तो एशिया, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। ठीक है। उसी प्रकार देखिए जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं दूध, दही, सोना, दूध, दही, सेना, दल, पुलिस, ये सारे के सारे किस में आएंगे? उसी प्रकार लड़का, लड़की, बच्चा, ये सारे के सारे घोड़ा, या फिर हम कह सकते हैं पंखा, कूलर। अब कभी कभार क्या होता है साथियों, जैसे कि मैंने कहा पंखा, पंखा भी जातिवाचक संज्ञा है। अब उषा कंपनी का पंखा, तो मैं कहता हूं उषा कंपनी का पंखा, तो आप व्यक्तिवाचक मत करना, ये भी जातिवाचक है, क्योंकि उषा एक कंपनी है, ये भी एक समूह है, तो वो भी क्या है साथियों? एक जातिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। और उसके बाद आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जैसे बचपन, उसी प्रकार आप ममत्व, अपनापन, उसी प्रकार हम कह सकते हैं ईमानदारी, शरारती, ये सारे के सारे गुण है, ये सारे के सारे भाव है। याद रखना, भाववाचक संज्ञा को 5 प्रकारों से निर्मित किया जाता है। कितने प्रकारों से निर्मित किया जाता है? 5 प्रकारों से। कौन कौन से 5 प्रकार? जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है, सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है, विशेषण को भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है, क्रिया को भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है, और अव्यय शब्द यानी कि अविकारी शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है। ये इस तरीके से हमारी संज्ञा होगी। सीधे तरीके से छोटा सा सवाल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 1 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है। तो साथियों, इनके बाद हम अगर बात करें तो फिर ये भाववाचक संज्ञा के अगर कोई उदाहरण लिखना चाहते हैं तो ये देख लेना, बचपन, या पेपर में क्या दिया होगा, 2-3 उदाहरण दिए होंगे, पूछेंगे कौन सी संज्ञा है, रिक्त स्थान में भर दो। ठीक है। तो जैसे कि बचपन, लड़कपन, ठीक है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं ईमानदारी। ये कौन सी संज्ञा के उदाहरण है? अपने भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये हो गई साथियों अपनी संज्ञा। संज्ञा के बाद बात करते हैं साथियों सर्वनाम की। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम। और सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द, काम आने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब इसमें खाली जगह कहाँ आएगी? सर्वनाम कहते हैं। या तो सर्वनाम के नीचे या संज्ञा के नीचे। खाली जगह के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, तो यहाँ संज्ञा कर देना। और अगर ये पूछे एक संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को खाली जगह कहते हैं, तो मतलब एक सर्वनाम कहते हैं।
अब देखिए भेद याद करो, देखें सर्वनाम के कितने भेद है साथियों, तो 6 भेद है। कितने भेद है? 6। अब 6 भेदों को किस तरीके से याद किया जाए? सबसे पहले साथियों क्या है, पुरुष क्या करता है साथियों, तो पुरुष क्या करता है, प्रश्न पूछता है। तो पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक दो तो हो गए, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुष क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। अब संबंध किससे होता है, तो संबंध निज से होता है। संबंधवाचक और निजवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। कितने हो गए साथियों, 4 हो गए। और हम कितने की बात कर रहे हैं, 6 की। और एक क्या होता है साथियों, निश्चय है तो इसका मतलब है अनिश्चय भी हो सकता है। तो निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, ये सर्वनाम के 6 भेद है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। अब देखिए उदाहरण, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है, तो 3 भेद है। कौन से 3 भेद है, हम बात करें मोटे तरीके से तो एक है प्रथम, मध्यम पुरुष कह सकते हैं, प्रथम की जगह उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ये सब साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। अब मध्यम पुरुष में क्या होता है साथियों, मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष, प्रथम उत्तम पुरुष की बात करें जैसे कि मैं, हम, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूं, ये तो है मतलब अपने उत्तम पुरुष, मतलब सब हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अपनी और ज्यादा संकेत करते हुए बात कर रहा है। फिर अगर मैं बात करूं कि जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं कह रहा हूं तुम देख रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, तुम नाच रहे हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, मतलब दो व्यक्तियों के मध्य की, एक पर्सन पूछने वाला और एक जवाब जिससे पूछ रहा है या जो जवाब दे रहा है वो क्या है, अन्य पुरुष है जो जवाब दे रहा है या जो सुन रहा है। और अगर मैं कहूं वे खाना खा रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं, वे वीडियो देख रहे हैं, तो ये सारे के सारे वे व जितने भी ये चीजें आती है ये सब किस पुरुष में आती है साथियों, अन्य पुरुष में आती है। ये अन्य पुरुष का उदाहरण है। अब देखो तो पुरुषवाचक के कितने भेद हुए, 3, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, चलो ठीक। इनके बाद दूसरा प्रश्नवाचक, जैसे कि तुम क्या खा रहे हो, वो कौन आ रहे, वे कौन आ रहे हैं, तुम्हें किसने बुलाया, ये सारी की सारी, या आपको किसने बुलाया, ये सारे के सारे जो जहां प्रश्न पूछा जाता है वहां प्रश्नवाचक क्या होता है साथियों, सर्वनाम होता है। उनके बाद संबंध बताया जाता है, दो बातों को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे कि जो सोएगा सो खोएगा, भाई जो नींद ले रहा है इसका मतलब है वो कुछ न कुछ तो गवाएगा ही गवाएगा चीजें। उसी प्रकार जैसी करनी वैसी भरनी, जो व्यक्ति जैसा काम करता है वो वैसा जैसे कर्म करेगा उसका फल वैसा का वैसा मिलेगा। तो ये संबंध है इनके, ठीक है साथियों। और अगली बात, निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना, स्वयं का। अब उसमें कैसे बात कर सकते हैं निज अपने स्वयं में, जैसे कि यह पेन मेरा है, यह पेन, यह मेरा निजता का संबंध दिखा रहा है, ये अपना बैग है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मैं स्वयं खाना खा रहा हूं, या ये पेन मेरा है, या वे मेरे भाई है, या वे अपने भाई है, तो ये अपना है या मेरा है या स्वयं है या खुद है, ये सारे के सारे जो है वो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। और उनके बाद जो निश्चय, निश्चय का मतलब है कि ये कार खड़ी है, तो यह कार, इसका मतलब ये निश्चय है। और अगर मैं कह दूं कोई आ रहा है, तो कोई कौन आ रहा है, इसका मतलब है अनिश्चय की बात कर रहा हूं। तो ऐसे शब्दों में क्या है, कोई है, कहीं है, ये सब अनिश्चय है, यह वह वगैरह ये सब वे जो भी है इसमें निश्चय है। और बाकी निज, संबंध, प्रश्न और पुरुष, इस प्रकार से 6 प्रकार के सर्वनाम के क्या है ये भेद होते हैं। चलिए साथियों, बस इससे आगे सर्वनाम से कोई भी सवाल बनने वाला है नहीं। अब तीसरी बात करते हैं साथियों विशेषण की। किसकी बात करें, विशेषण की। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। एक बार वापस सुनिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण के कितने भेद है, तो विशेषण के भेद है साथियों 6, माफ कीजिए 5। विशेषण के कितने भेद है, 5 भेद है। कौन कौन से हैं, तो पहले देखिए गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, ठीक है, संकेतवाचक, और उसी प्रकार एक अपने व्यक्तिवाचक।
गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, किसी का गुण बता, कोई भी गुण बताया जाता है, जैसे कि काला घोड़ा, तो काला घोड़ा, घोड़ा तो क्या है, एक विशेष्य है, और उसका काला क्या है, एक गुण है। उसी प्रकार है ये परिणाम, जो परिमाणवाचक है, परिणामवाचक विशेषण में क्या होता है साथियों, कि जैसे कि कोई मात्रा वगैरह है उनके बारे में बताया जाता है, और उन्हीं के साथ ही अब हम बात करें संकेतवाचक की, तो संकेत दिया जाता है। और फिर व्यक्तिवाचक विशेषण की बात करें, तो व्यक्तिवाचक विशेषण की किस तरीके से बात करेंगे, तो जैसे कि एक हम बात करें कि सेव, सेव जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और उसी प्रकार हम बात करें कि कश्मीरी सेव या कश्मीर की सेव, तो एक कश्मीरी सेव का मतलब है कि सेव कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, कश्मीर की, तो ये सेव की विशेषता बताई जा रही है, सेव कहाँ कहाँ की है, कश्मीर की है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं जोधपुरी सूट, जोधपुरी कोट, जोधपुरी साफा, बीकानेरी भुजिया, ये सारे के सारे हैं वो कौन से विशेषण के उदाहरण होंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण के उदाहरण होंगे। इस प्रकार से विशेषण कितने प्रकार के होंगे, 5 प्रकार के विशेषण होंगे, ठीक है साथियों। अब इनके बाद विशेषण के बाद अगली बारी आती है, कभी कभार हो सकता है प्रविशेषण के बारे में पूछ लिया जाता है। प्रविशेषण, प्रविशेषण किसे कहते हैं साथियों, कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे कि सुंदर, मैं एक वाक्य लिखूं कि सुरेश सुंदर लड़का है, ठीक है, तो सुरेश सुंदर लड़का है, यहाँ सुंदर तो विशेषण है, और अगर मैं कह दूं सुरेश बहुत सुंदर लड़का है, तो इसका मतलब है सुंदर की भी विशेषता बताई जा रही है, बहुत, तो यहाँ बहुत पर विशेषण है और सुंदर क्या है, विशेषण है। ये भी थोड़ा सा क्या करें साथियों, ध्यान रखें। तो ये है अपने पर विशेषण। इसके साथ ही इसमें ये भी ध्यान रखना, विशेषण विशेष्य भी होता है, विशेषण विशेष्य। अब कैसे, विशेषण किसे कहेंगे और विशेषण विशेष्य किसे कहेंगे, कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण विशेष्य कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कह दूं घोड़ा, ये तो लिख दिया, और आगे लिखा काला घोड़ा, तो ये घोड़ा क्या है, ये विशेष्य है, घोड़ा क्या है, विशेष्य, और काला क्या है, ये विशेषता है, मतलब विशेषण है, कि इसकी घोड़े की विशेषता क्या है, कि घोड़ा घोड़ा कैसा है, कि काला घोड़ा है, तो इसीलिए ये विशेषण थोड़ा सा याद करें। बाकी विशेषण और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं, और जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो प्रविशेषण कहलाते हैं। इस तरीके से ये विशेषण की बात है। विशेषण के बाद साथियों हम बात करें, उसके बाद, अब ये तो एक एक नंबर के सवाल लगातार हम बात कर रहे थे, उसके बाद अगली एक एक नंबर का सवाल लें, हम पर्यायवाची शब्द लें, पर्यायवाची शब्द। अब देखो, पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द भी कहते हैं, समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थक शब्द, यानी कि समान अर्थ निकालने वाले शब्द। अब देखिए, इनमें जैसे कमल का है तो कमल को जलज कहा जाता है, पंकज कहा जाता है, तोयज कहा जाता है। उसी प्रकार बादल है तो बादल को मेघ कहते हैं, जलधि मतलब अपने कह सकते हैं, पयोद कहते हैं बादल को, माफ कीजिए, जलधि समुद्र का है। तो उसी प्रकार हम सरस्वती का लेते हैं तो शारदा है, हंसवाहिनी है, ठीक है, श्वेत या पद्मासना है, ये सारे के सारे सरस्वती के हैं। उसी प्रकार अमृत के ले तो अमृत के पीयूष है, अमीय है, ठीक है, तो ये सारे के सारे सुधा है, तो ये अपने अमृत के पर्यायवाची है। उसी प्रकार हम चंद्रमा की बात करें तो राकेश है, सची है, सुधांशु वगैरह है, तो ये सारे, ये रजनीकर वगैरह है, तो ये सारे के सारे हैं, या सुधाकर कह सकते हैं हम, तो ये किसके पर्यायवाची है, चंद्रमा के। उसी प्रकार सूर्य के ले तो सूर्य है, सूरज है, दिनकर है, दिवाकर है, भानु है, भास्कर है, रवि है, ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची है। एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, किसी एक शब्द दे रखा होगा और उसको आपको पर्यायवाची पूछा जाएगा, या कभी कभार पर्यायवाची का अर्थ पूछा जा सकता है, तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ निकालने वाले शब्द। उसी प्रकार जैसे कि हम मतलब और भी ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। पर्यायवाची के बाद बारी बारी आती है विलोम की। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो विलोम का अर्थ क्या है, तो विलोम का अर्थ है विपरीत, और विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, कि विपरीत अर्थ निकालने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विलोम कहते हैं। मैं बात करूं सत्य, तो सामने वाला कहेगा असत्य, मतलब है कि सत्य का विलोम क्या हो सकता है, सत्य, असत्य। उसी प्रकार हम बात कर सकते हैं कि आधुनिक है तो प्राचीन हो जाएगा आधुनिक का। उसी प्रकार मैं बात करूं अभिज्ञ, अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, तो ये अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। उसी प्रकार मतलब जैसे थोड़ा है तो उसका अधिक हो जाएगा,
तो इसी तरीके से पर्यायवाची शब्द पूछेंगे। रात का जैसे दिन होता है, तो ये पर्यायवाची ये विलोम शब्द है, तो विलोम का अर्थ होता है विपरीत। और इसी तरीके से जैसे न्याय का अन्याय है, तो ये छोटे छोटे शब्दों में आपको पर्याय और विलोम शब्द पूछेंगे, जैसे कि हम सब पढ़ते आ रहे हैं, लगभग तीसरी कक्षा से हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। अब पर्याय के बाद अगर साथियों बात करें, पर्याय और विलोम के बाद, ये भी एक एक नंबर के आएंगे। पर्याय और विलोम के बाद हम बात करें तो एक चीज आती है अव्यय। अव्यय शब्द का अन्य नाम है अविकारी शब्द। एक मैं और चीज बताऊं आपको, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द है। अब एक मान लो कि प्रश्न पूछ लिया कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो वे शब्द जिसमें वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है या विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो उन्हें, तो जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है या परिवर्तन नहीं होता है, वे तो कहलाते हैं अविकारी। और जिसमें विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है उसे कहते हैं विकारी। तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है, इनमें तो विकार उत्पन्न होता है, तो इसीलिए इन्हें विकारी कहते हैं। और ये अविकारी जिसमें विकार या परिवर्तन उपयुक्त, मतलब विकार या परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी का मतलब होता है, यहां मैंने शब्द लिखा अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जिसका खर्च नहीं हो, अर्थात जो परिवर्तन नहीं हो या जिसमें विकार उत्पन्न नहीं हो, इसीलिए अविकारी शब्दों को क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्द भी चार चार प्रकार के होते हैं। हम बात करते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के बाद हम बात करें तो समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक की बात, इसके बाद संबंध बोधक, और संबंध बोधक के बाद विस्मयादि बोधक। कौन से साथियों, विस्मयादि बोधक। ये चार प्रकार के क्या है साथियों, अपने अव्यय शब्द है, मतलब जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, और अव्यय शब्दों को विकार अविकारी शब्द कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अविकारी शब्दों का अन्य नाम है, तो अविकारी शब्दों का अन्य नाम क्या है, अव्यय है। और उसी प्रकार अगर अव्यय शब्दों का अन्य नाम पूछा जाए तो अविकारी, और अविकारी कितने भेद है अविकारी शब्दों के, तो ये चार भेद है। अब क्रिया विशेषण का कभी कभार भेद पूछ लिया जाता है, तो क्रिया विशेषण के भी कितने भेद है साथियों, क्रिया विशेषण के भी चार है। जैसे गुणवाचक है, रीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक नहीं, मतलब अपने परिमाणवाचक है। इस तरीके से इनके क्रिया विशेषणों के भी भेद चलते रहते हैं। ठीक है साथियों। अब क्रिया विशेषण के बाद अगर हम बात करें तो क्रिया विशेषण के बाद हम बात करते हैं, या विकारी अविकारी के बाद हमारी बात आती है, वो आती है साथियों मोटे तरीके से हम लेते हैं संधि। कौन सी लेते हैं, संधि। सबसे पहले संधि किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मेल से विकार उत्पन्न होता है, संधि कहलाती है। ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक वर्णों को आपस में मिलाया जाता है और उनको मिलाने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तनता आती है शब्द में, उसी परिवर्तनता को क्या कहते हैं, संधि। और संधि का सामान्यतः अर्थ है जोड़ना, ये हम सब समझते हैं। देखिए साथियों, संधि का होता है विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, टुकड़ा करना। और उसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे समास। समास का मतलब होता है, समास का मतलब होता है संक्षिप्त या छोटा करना। और उसी प्रकार समास में क्या होता है, विग्रह करना। अब मतलब विग्रह होता है समास का, तो संधि में क्या होता है, विच्छेद होता है। अब देखिए संधि के भेद कितने साथियों, तीन भेद है। सबसे पहली है स्वर संधि, ठीक है। दूसरी है हमारी व्यंजन संधि, और तीसरी कौन सी है साथियों, विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। तीनों की परिभाषा बहुत सरल है। स्वर संधि, जब दो स्वरों का आपस में, दो स्वर हो और उन दोनों स्वरों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है, तो वो स्वर संधि कहलाती है। जब व्यंजन, एक दो व्यंजन आपस में, या एक व्यंजन और एक स्वर आपस में मिले, तो उसमें सामने स्वर या व्यंजन और उसके साथ मिल
संधि, विसर्ग संधि। स्वर जो होते हैं वो होते हैं भेद है स्वर संधि के 5 भेद है। कौन कौन से 5 भेद है? सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद स्वर संधि, तरीके 5 भेद है। परिभाषा याद रखना। उनके बाद संधि के खुद 3 भेद, और संधि के खुद के 3 भेदों के बाद बात आती है किसकी? स्वर संधि की। और स्वर संधि के कितने भेद है? 5 भेद। जैसे कि अब या सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम ये वर्दी संधि का उदाहरण है, स्वर इतनी है। अब हो सकता है सीधा एक ही पूछ लिया जाए कि वर्दी संधि के 2 उदाहरण दो, तो तथैव है, सदैव है, तथा प्लस एव तथैव, सदा प्लस एव सदैव। उसी प्रकार अगर मान लो पूछ लिया जाए कि दीर्घ संधि के 2 उदाहरण दीजिए, तो हम जैसे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे बहु प्लस उर्मी तो बहुर्मी कह सकते हैं। उसी प्रकार विद्या प्लस आले तो विद्यालय कह सकते हैं, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी कह सकते हैं। ये किस दीर्घ संधि। उसी प्रकार गुण संधि है तो जल प्लस उर्मी कहते हैं कि तो जलोर्मी हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है साथियों, हम अगर हमें इनके नियम याद तो हम तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि हम अभी इनको समझते हैं, उदाहरणों के बारे में लेते हैं कि किस तरीके से इन संधियों को करना। सबसे पहले हमने बात की थी दीर्घ संधि। किसकी बात की थी साथियों? दीर्घ संधि की। और दीर्घ संधि की बात करते हैं तो क्या होता है कि लघु का दीर्घ होता है। मान लो अ और आ मिलता है, अ प्लस आ मिलता है तो भी आई होगा, और अ प्लस अ मिलेगा तो भी आई होगा। उसका छोटी प्लस तो भी आई, छोटी बड़ी, अगर भले प्लस बड़ी मिले तो भी क्या साथियों? बड़ी ही होगी। उसी प्रकार छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिले तो भी बड़ा ऊ होगा। अब उसी प्रकार या बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिले तो भी क्या होगा? बड़ा ऊ। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था बहुर्मी, तो बहु बड़ा प्लस ऊर्मी, तो उसमें ऊर्मी भी बड़ा, ऊ भी बड़ा, ये भी बड़ा ऊ है, ये भी बड़ा ऊ है, तो इसमें के शब्द क्या हो जाएगा? बहुर्मी शब्द हो जाएगा। और कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। उसी प्रकार साथियों देखिए दीर्घ के बाद कौन सी आती है? गुण संधि। गुण संधि में हमें केवल और केवल इतना ही याद रखना है कि इसमें क्या होता है, जैसे कि अ प्लस उ मिलकर क्या होता है? ओ। बस इतना याद रखना है। और अ प्लस ई मिलकर क्या होता है? ये ओ। और अ प्लस ई मिलकर क्या होता है साथियों? ए। ये 2 चीजें याद रखनी है। अब जैसे कैसे? तो जैसे कि मैं एक उदाहरण लो, अभी जैसे मैंने कहा जल प्लस ऊर्मी, यहाँ छोटा ऊ बड़ा ऊ आ सकता है, या अ का आ हो सकता है, ये भी याद रखना। ठीक है। यह छोटी ही बड़ी हो सकती है। तो जल प्लस ऊर्मी तो शब्द क्या होगा? जलोर्मी। क्या शब्द होगा साथियों? जलोर्मी। उसी प्रकार अगर हम और शब्द लें तो जैसे गण प्लस ईश, ये सामने ईश का मतलब होता है ईश्वर या भगवान, और गण में ण में क्या जुड़ा है? अ, तो अ और बड़ा ई मिलकर क्या बनेगा? ए, तो शब्द हो गया गणेश, जो गणों का ईश है, यानी कि गणों का ईश्वर है, जो अर्थात कौन है? गणेश है। उसी प्रकार ये गुण संधि हो गई, दीर्घ संधि। उसके बाद वर्दी संधि की बात करें हम, वर्दी संधि। वर्दी संधि में याद करना साथियों 2 मात्राएं। गुण संधि में 1 मात्रा होती है, ये देख लो 1 मात्रा ये, और उसी प्रकार वर्दी संधि में 2 मात्राएं। एक जैसे कि आप अगर री का उदाहरण लेंगे तो उसमें अर बनेगा, जैसे महा प्लस ऋषि तो महर्षि हो जाएगा। ये भी याद रखना, गुण संधि का ही उदाहरण है कि महा प्लस ऋषि तो क्या हो जाएगा? महर्षि। तो ये भी शब्द आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए वर्दी संधि। तो वर्दी संधि में क्या होता है कि जैसे कि तथा प्लस एव, तथैव, क्या होगा शब्द? तथैव। उसी प्रकार सदा प्लस एव, शब्द क्या होगा? सदैव। तो इसमें क्या होता है कि अ या आ प्लस ए बराबर क्या होगा? आई। उसी प्रकार अ या आ प्लस ओ बराबर क्या होगा? औ। ये इनका सूत्र चलता है, ये याद। जैसे कि महौषधि, जैसे महा प्लस औषध, ठीक है, औषधि, तो शब्द क्या बनेगा? महौषधि। तो ये थोड़ा सा अपने को याद रखना है। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। ये यहाँ 2 मात्राएं हैं। ठीक है साथियों, औषधि पे। ठीक है। वर्दी संधि के बाद बात आती है, वो आती है यण संधि। अब यह हमें याद रखना है
कि य र ल व से पहले अगर कोई भी आधा स्वर आ रहा है, किससे पहले? य र ल व से पहले आधा क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें हो सकता है यण संधि। अब जैसे कि ये शब्द लिखा है स्वराज, तो स्वराज में तो हो नहीं सकती, क्योंकि स्व अपने आप में शब्द है और राज अपने आप में शब्द है, तो ये तो शब्दों का क्या है? संयोग है। अब उसी प्रकार मैं लिखूं स्वागत, क्या लिखूं मैं? स्वागत, तो स्वागत में सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, तो इसमें क्या है कि सु, अब इसमें जो जो ऊ था उसका क्या बन गया? वह बन गया। अब उसी प्रकार ई शब्द है, जैसे अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, तो इसका क्या बन जाएगा? अत्यधिक। और इसमें ई का क्या बन गया? य। अगर ई आए और सामने कोई भी असमान स्वर आए, तो उसका मतलब है कि ई के सामने असमान स्वर है, इसका मतलब है कि ई का, छोटे ई का क्या बन जाएगा? य बन जाएगा। उसी प्रकार सु है और उसके समान कोई भी असमान स्वर आता है, तो सु का क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। ये थोड़ा सा याद करना। बाकी मतलब अपने जैसे संस्कृत में तो जो लाकृति वगैरह शब्द होते हैं वो भी लिरि से बनते हैं और ऋषि से भी शब्द बनते हैं। जैसे कि स्वागत है, ये हो गया, अत्यधिक हो गया, ये सारे के सारे किस संधि के उदाहरण है? अपने यण संधि के उदाहरण है। यंध संधि के बाद उदाहरण आता है अयादि संधि। किसका? अयादि संधि का। अयादि संधि में क्या होता है साथियों? अयादि संधि में चार चीजें याद रखनी, अय, आय, अव, आव। ठीक है, कितनी चीजें याद रखनी? चार चीजें। जैसे मैं उदाहरण दूं, यहां शब्द लिखते हैं हम गायक, एक शब्द लिखा मैंने गायन, यह शब्द गायक, यह शब्द लिख दिया, यहाँ नयन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नयन। ठीक है, और एक शब्द लिख देते हैं पावक, और एक शब्द लिख देते हैं पवन। कितने शब्द लिखे मैंने? चार शब्द लिखे। इन चारों शब्दों को अय, आव, अव और आव के आधार पर हम इनके आधार पर करेंगे। जैसे कि गायक शब्द है, तो गायक शब्द में क्या है? ग आ है, तो देखो गए प्लस अक, शब्द क्या हो गया? तो इसमें क्या है कि ए, ठीक है, प्लस असमान स्वर, असमान स्वर। उसी प्रकार आई प्लस असमान स्वर, असमान स्वर, और उसी प्रकार ओ प्लस असमान स्वर, ठीक है, और औ प्लस असमान स्वर। ठीक है, ए प्लस असमान स्वर आए तो आय हो जाता है, आई प्लस असमान स्वर हो तो आय हो जाता है, ओ प्लस असमान स्वर हो तो अव हो जाता है, पर औ प्लस असमान स्वर हो तो क्या हो जाता है? स्वर हो तो आव हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए आय शब्द है, तो इसमें ये शब्द क्या हुआ? गए। अब देखिए इस ए पे मात्रा नहीं होती है और आई पे एक मात्रा होती है, जिस पे मात्रा नहीं होती है उसकी एक मात्रा है, और जिसकी मात्रा होती है उसकी कितनी मात्राएं हैं? दो मात्राएं, ये भी याद रखना। तो गए प्लस अक क्या होगा साथियों? गायक। उसी प्रकार गए प्लस अन गायन हो जाएगा। यहाँ नयन है, तो जैसे ने प्लस अन, तो शब्द क्या हो गया? नयन। नयन का मतलब होता है आंख। यहाँ शब्द क्या लिखा है? पावक, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? पव प्लस अक, पावक शब्द हो जाएगा। यहाँ शब्द पवन लिखा है, तो ये पो प्लस अन हो जाएगा, पवन शब्द हो जाएगा। ये पवन, ये पावक, और ये गायक, और ये नयन। इस तरीके से ये शब्द बनेंगे साथियों। इससे बार कोई भी अयादि से भी कोई उदाहरण आने वाला है नहीं, इतना डीपली जाएंगे नहीं। अब उसके बाद देखिए हम व्यंजन संधि का उदाहरण दे, जैसे कि संयोग है तो सम प्लस योग है, उसी प्रकार सब प्लस द है तो शब्द शब्द बना है। जैसे कि सप प्लस द, तो क्या बना? शब्द बना। उसी प्रकार जगदीश, तो जगत प्लस ईश। ये याद रखना साथियों, ये जगत के नीचे हलंत है। इस जगत का मतलब होता है संसार। अगर आपने जगत ये कर दिया, हलंत नहीं लगाया, तो इसका मतलब होता है कुएं का जो मुंडेर होता है ना, कुआं वगैरह, उसका जो मुंह होता है उसे जगत कहा जाता है। तो ये याद रखना, इस जगत के नीचे हलंत आएगा, तो जगत प्लस ईश, तो शब्द क्या बनेगा? जगदीश। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि इसमें तीसरा हो जाता है, तो त का तीसरा क्या होता है? द होता है। इस तरीके से ये याद रखना। उसी प्रकार संयोग शब्द लिखा है, तो संयोग शब्द क्या होगा? सम प्लस योग हो जाएगा, सम प्लस योग। इसमें भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अब देखिए उसके बाद होता है साथियों विसर्ग संधि। जैसे कि अधः प्लस गति, तो अधोगति हो जाएगी। तो
इस तरीके से ये विसर्ग संधि है। ठीक है साथियों। अब संधि के बाद आता है अगला समास। क्या आता है? समास। हम बात करते हैं कि संधि में वर्णों का मेल है और विकार उत्पन्न होता है, समास में शब्दों का मेल है, शब्दों का मेल। तो परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो तथा उसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। किसका लोप होता है? विभक्ति चिन्हों का, विभक्ति चिन्हों का लोप। ठीक है, किसका लोप है? विभक्ति चिन्हों का क्या है? लोप है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना या छोटा करना, ये याद रखना। हो सकता है सीधा पहले ही पूछ लिया जाए समास का अर्थ। और समास का क्या होता है साथियों? समास का विग्रह होता है। अब समास के भेद देखिए। मुख्यतः समास के भेद पूछे अगर आपको, मुख्यतः, तो फिर भेद है चार। किन के आधार पर? तो पूर्व पद के आधार पर, पूर्व पद के आधार पर, ठीक है, उत्तर पद के आधार पर, ठीक है, और पूर्व पद के आधार पर, उत्तर पद के आधार पर, और उसके बाद दोनों पदों की प्रधानता, दोनों पदों की प्रधानता, और अन्य अर्थ यानी कि अन्य पद या तीसरा पद, हम कह सकते हैं तीसरा पद। मुख्य तत्व कितने हैं? चार है। पूर्व पद के आधार पर है, उत्तर पद के आधार पर है, दोनों पदों की प्रधानता के आधार पर, और अन्य पदों के आधार प्रधान मतलब अन्य या तीसरा पद है। अब देखिए इनके बारे में मेरा वीडियो डाला गया है, अगर आप पूर्ण तरीके से समास के बारे में समझना चाहते हैं तो उनसे अलग वीडियो भी है, लेकिन हमें फटाफट में यहाँ देखना है कि समास, समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्त करना या छोटा करना। और समास का क्या होता है? विग्रह होता है, विभक्ति चिन्हों का लोप होता है समास में, और यहाँ सब दो या दो से अधिक शब्दों का क्या होता है? मेल होता है। मुख्यतः समास के भेद कितने हैं? चार भेद है। पूर्व पद के आधार पर है अव्ययी भाव, उत्तर पद के आधार पर तीन है। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु समास। दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? द्वंद्व समास। और अन्य पद या तीसरे पद प्रधान किस में होता है? बहुब्रीहि समास में। और हम ऐसे समास के कितने भेद, ऐसे ही समास के कितने भेद पढ़ते हैं हम? 6 भेद पढ़ते हैं। कितने भेद पढ़ते हैं? 6 भेद। कौन कौन से 6 भेद है? देखो, अव्ययी भाव, ठीक है, तत्पुरुष, कर्मधारय, कर्मधारय के बाद द्विगु, द्विगु के बाद द्वंद्व, और द्वंद्व के बाद बहुब्रीहि। ठीक है, ये तीन है। अब देखिए अव्यय में पहला पद अव्यय होता है, उसके साथ ही इसका बहुवचन नहीं बनता है, और उसके साथ ही पूर्व पद की प्रधानता होती है या पहले पद की प्रधानता होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो समास कौन सा है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है? तो अव्यय भाव है। वे समास, तत्पुरुष समास में इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, और इसमें द्वितीय से लेकर सप्तमी तक 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष के कितने भेद है? 6। जो कारक चलते हैं हिंदी में, संस्कृत में जो विभक्ति चलती है, मतलब कर्म कारक से लेकर अधिकरण तक इसमें जो 6 है वो क्या है? इसमें भेद है तत्पुरुष के। उसके बाद उत्तर पद की प्रधानता है, कर्मधारय में उत्तर पद की प्रधानता है। विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय किसमें दिखाया जाता है? तो कर्मधारय में। पहला पद संख्यावाची किस समास में होता है? तो द्विगु समास में। इसके साथ ये भी याद रखना, समूह शब्द का प्रयोग किस समास में किया जाता है? तो द्विगु समास में। और द्वंद्व समास में दोनों पद का प्रयोग किसमें होता है? दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? तो द्वंद्व में। और शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, या शब्द या अथवा शब्द का प्रयोग होता है बहुब्रीहि में। कोई तीसरा या अन्य अर्थ प्रकट होता है, दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती, वो बहुब्रीहि है। अब देखिए इनका उदाहरण, जैसे कि रातों रात तो रात ही रात, यथाशक्ति तो शक्तियों के अनुसार, ये है किसमें है? अपने अव्ययी भाव के उदाहरण है। उसके बाद तत्पुरुष का देखें तो तत्पुरुष में जैसे हम विद्यालय बोलते हैं तो विद्या के लिए आले, उसी प्रकार ग्राम आगत तो गांव को आया, ठीक है। उसी का प्रकार पद च्युत तो पद से अलग हुआ तो पद से च्युत। उसी प्रकार हम कह सकते हैं मंत्री परिषद तो मंत्रियों की परिषद, ठीक है। तो ये है अपने किसमें? तत्पुरुष के। कर्मधारय में हम देख सकते हैं नील कमल, तो नीला है जो कमल तो वो नील कमल हो जाएगा, ये विशेषता है, नीले कमल की विशेषता बताई जा रही है। उसी प्रकार द्विगु का है तो द्विगु में जैसे हम कह सकते हैं पंचवटी, हम कह सकते हैं द्विगु में अपने चौराया, हम कह सकते हैं तिराया, मतलब 5 वटों का समूह, 3 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्न। और उसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं लेखक द्वितीय। देखना मैंने क्या कहा, पहला पद संख्यावाची होता है, उसके बावजूद भी लेखक द्वितीय दो बाद में आ रहा है,
तो यहाँ लेखक द्वितीय का मतलब यहाँ पर भी द्विगु समास ही होगा। इसका मतलब दो लेखकों का क्या है, समूह है। तो लेखक द्वितीय में भी क्या है, अपने यही आएगा। दिनों दिन है, रातों रात है, आजीवन है, मरण है, आमरण है, तो उसमें अव्ययीभाव समास है। ठीक है, देखिए आजीवन, रातों रात, आमरण, दिनों दिन, ये सब बीचों बीच, ये सब घर घर, इन सब में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। ठीक है, अगर मैंने 1 से 9 तक की जो संख्या है वो किस में आएगी साथियों, या 1 से 10 तक की, वो तो द्विगु में आएगी। लेकिन अगर मैं कह दूं 55, तो 5 और 50, तो ये किस में आएगी, द्वंद में आएगी। यहाँ 55 भले ही संख्यावाची शब्द है, उसके बावजूद हम ना तो 5 को कम कर सकते हैं और ना ही 50 को महत्व को घटा सकते हैं, तो इसीलिए इसमें द्वंद है। जैसे माता और पिता है, दिन और रात है, हार या जीत है, तो ये सारे के सारे शब्द किस में आएंगे, द्वंद्व समास में। राम और लक्ष्मण है। और बहुब्रीहि में जैसे कि चतुरानन, आनन, 4 आनन है जिसके, अर्थात कौन, ब्रह्मा। पंचानन, 5 आनन है जिसके, अर्थात कौन, शिव। षडानन, 6 आनन है जिसके, अर्थात कौन, कार्तिकेय। चक्रपाणि, चक्र है जिसकी पानी में या हाथ में, अर्थात कौन, भगवान कृष्ण या विष्णु। उसी प्रकार हम कह सकते हैं पीताम्बर, पीले वस्त्र है जिसके, अर्थात कौन, भगवान विष्णु या कृष्ण कह सकते हैं। उसी प्रकार हम त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसके, वो कौन, शिव। तो ये सारे के सारे इनमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर में अगर पीले अंबर की बात की जा रही है, तो मतलब आसमान की बात की जा रही है, तो विशेषण विशेष्य कर्मधारय होगा। और अगर पीताम्बर कृष्ण की बात की जा रही है, तो फिर बहुब्रीहि समास होगा। तो इस तरीके से ये समास भी चलते हैं। मुख्यतः शब्द पूछ ले तो मुख्यतः कितने भेद है, 4 भेद है। जो आरबीएससी की व्याकरण जारी की गई उसमें मुख्यतः 4 भेद यही बताए गए हैं। और ऐसे हम 6 भेदों का प्रयोग करते हैं, जो ये 6 भेद है। चलिए साथियों आगे बढ़े। अब हम देखते हैं आगे कि अपने फिर शब्द आते हैं हमारे यहाँ पे, वो आते हैं उपसर्ग। क्या आते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। हमने यहाँ लिखा नहीं है, उपसर्ग और प्रत्यय भी साथ में है कि उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी एक एक नंबर का सवाल आएगा दोनों में से। मेरे ख्याल से पर्यायवाची पूछा जाएगा या कभी कभार नहीं पूछा जाता है, एक एक नंबर का उपसर्ग आएगा और 1 नंबर का प्रत्यय आएगा। ये पर्यायवाची शब्द कम ही पूछे जाते हैं, इतने पूछे ही नहीं जाते। ठीक है, अब देखिए देखें उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग की सबसे पहले परिभाषा याद रखना है कि वे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं तो है उपसर्ग। और अगर पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं तो है प्रत्यय। तो उपसर्ग, संस्कृत में कुल उपसर्ग कितने हैं, 22 है। ठीक है, और हिंदी में तो उपसर्गों की संख्या कोई निश्चित नहीं है, बहुत सारे आगे। जैसे कि ये शब्द लिखा है सत्य, तो मैं इसके आगे अ जोड़ दूं तो अ उपसर्ग है, तो ये शब्द क्या हो गया, असत्य हो गया। जैसे कि शब्द लिखा है अत्यधिक, अत्यधिक शब्द बना, तो अत्यधिक शब्द में अति उपसर्ग है। ठीक है, ये अति है। तो उसमें पूछेंगे, या तो पूछेंगे कि उपसर्ग की परिभाषा दे रखी होगी कि, और या फिर पूछेंगे किसी मतलब अनु उपसर्ग से कोई शब्द बनाओ, जैसे अनु प्लस उदित तो अनुदित होगा। उसी प्रकार अनु उपसर्ग दे देंगे। जैसे कि अभी हमने अभिज्ञ बनाया था, अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अनभिज्ञ। तो अन प्लस अभिज्ञ होता है, तभी तो ये देखो ना आधा था, अ इसमें मिल गया, तो ये हो गया अन। और भिज्ञ का क्या हो गया, हमने भिज्ञ कर दिया, बस बाकी कोई संशोधन किया ही नहीं। तो ये इस प्रकार ये, जैसे अनुतीर्ण शब्द है, तो अनुतीर्ण शब्द है उसमें भी प्रत्यय है, मतलब अनुतीर्ण शब्द में भी अन मतलब उपसर्ग है, और उत्तीर्ण प्रत्यय है। तो अनुतीर्ण शब्द, उत्तीर्ण शब्द है तो उसमें भी क्या होगा, मतलब अपने उपसर्ग है अन। तो ये है उपसर्ग साथियों। तो उपसर्ग शब्दों के आगे जुड़ते हैं, ठीक है, और अर्थ में परिवर्तन करते हैं। उपसर्ग के बाद बात करें साथियों प्रत्यय की, तो प्रत्यय क्या है कि शब्दों के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं। प्रत्यय शब्दों के क्या जुड़ते हैं, पीछे जुड़ते हैं, और क्या करते हैं, अर्थ में परिवर्तन। अब प्रत्यय हिंदी में कितने प्रकार के, हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के। हिंदी में प्रत्यय कितने हैं, 2, 2 भेद है। कौन से प्रत्यय है, तो एक प्रत्यय है कृत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, कृत। और एक प्रत्यय है तद्वित प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय। ये 2 प्रत्यय है हिंदी में। कृत प्रत्यय है तो क्रिया या धातु शब्दों के पीछे जुड़कर, जो वे शब्द जो क्रिया या धातु के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वे तो कृत प्रत्यय कहते हैं। क से क्रिया याद कर देना अगर आपको याद हो तो। और क्रिया को क्या कहा जाता है, क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है।
क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है? धातु। तो क्रिया या धातु के पीछे जुड़कर जो अर्थ में परिवर्तन करते हैं वे तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय के 5 भेद है। कितने भेद है साथियों? 5 भेद। और तद्वित प्रत्यय कैसे कहते हैं? क्रिया के अलावा सर्वनाम है, चाहे संज्ञा है, चाहे विशेषण, कोई भी शब्द है कि क्रिया के अलावा सर्वनाम है, लिंग है आदि के पीछे जुड़कर जो अर्थ में परिवर्तन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्वित प्रत्यय के कितने भेद है? तो तद्वित प्रत्यय के 7 भेद है। बस इतना। अब जैसे कि मैं यहाँ शब्द ले लूं कि समाज प्लस एक, तो शब्द क्या होगा? सामाजिक। या तो पूछेंगे आपको परिभाषा पूछ लेंगे, या कृत प्रत्यय की परिभाषा, या तद्वित प्रत्यय की परिभाषा, खाली जगह में आएगी, ये भरना होगा। प्रत्यय किसे कहते हैं? कि शब्दों के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। शब्दों के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के, जिसमें पहला कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कि क्रिया के पीछे या धातु के पीछे शब्द जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वो कृत प्रत्यय है। और क्रिया के अलावा या धातु के अलावा जो भी है, संज्ञा सर्वनाम जो भी है, या लिंग वचन वगैरह, उनके पीछे जुड़कर जो अर्थ में परिवर्तन करते हैं वो तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के 5 भेद है और तद्वित प्रत्यय के 7 भेद होते हैं। या कभी कभार यह सीधे ही पूछा जाता है, जैसे मैंने यहाँ एक प्रत्यय दिया तो समाज प्लस एक सामाजिक, तो उसी प्रकार हो सकता है इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक हो जाएगा। उसी प्रकार सुंदर प्लस यह प्रत्यय कर लो तो सौंदर्य हो जाएगा, ये सुंदर प्लस यह, ठीक है, तो सौंदर्य हो गया। उसी प्रकार राष्ट्र प्लस ईय शब्द दे दिया जाए, ये प्रत्यय, तो राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये उपसर्ग वगैरह चलते हैं। उसी प्रकार वाला दे दे कभी कभार आवट दे दे, जैसे लिखावट है, सजावट है, बनावट है, ये आवत प्रत्यय है। तो ये है अपने प्रत्यय। अब इस प्रत्यय के बाद साथियों सबसे अंतिम चीज है आज की हमारी, एक हम बात करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां। देखिए क्या पूछेंगे, एक आपको मुहावरा पूछेंगे और उस मुहावरे का अर्थ बताना, जैसे कि 9 2 11 होना, भाग जाना, लाल पीला होना, क्रोधित होना। ठीक है, उसी प्रकार ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं। ठीक है, लाल पीला होना है या मजा चखाना है, तो मजा चखाना मतलब है परास्त करना है। ठीक है, आंखें जैसे लाल पीला होना तो मतलब अत्यधिक क्रोधित होना है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि बेइज्जत करना, ऐसे भी हो सकता है कि शीश झुकाना मतलब बेइज्जत करना है, हमने उसे बेइज्जत कर दिया। तो ये तो है अपने मुहावरे। और इतना डिफिकल्ट मुहावरा भी नहीं आएगा, सरल मुहावरे ही आएंगे, आप कर लेंगे आराम से अच्छी तरीके से। और उसके बाद मुहावरे का क्या होगा, केवल अर्थ बताना है। लोकोक्ति में आपको क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि एक लोकोक्ति आ गई, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, अब ये कैसे करोगे, तो इसमें वाक्य प्रयोग है। तो जैसे कि सुरेश द्वारा चोरी करने पर पुलिस ने उसे दंड दिया, तो ये हमने वाक्य लिख दिया, लेकिन इसमें कहीं शब्द नहीं आया कि जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन आगे लिखना है हमें कि सुरेश के चोरी करने के बाद, यानी कि सुरेश द्वारा चोरी करने पर पुलिस द्वारा सुरेश को चोरी करने पर दंड दिया, अतः जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा सुरेश ने काम किया वैसा उसे क्या मिल गया, दंड मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार आगे कुआ पीछे खाई, ये भी लोकोक्ति है, आगे कुआ पीछे खाई। कैसे होगा आगे कुआ पीछे खाई, अब जैसे कि हम कह सकते हैं कि सुरेश, हम एक बात करें, सुरेश का ही उदाहरण दें कि आगे कुआ पीछे खाई किस तरीके से होती है, कि सुरेश जो भी काम कर रहा है तो उसे दोनों तरफ से इस तरीके से संकट है जैसे मानो उसके आगे कुआ और पीछे क्या है, खाई है। तो इस तरीके से ये वाक्य प्रयोग भी करने होंगे। उसी प्रकार ऊंट के मुंह में जीरा, कि सुरेश के सामने इस तरीके से भोजन ला के रखा है कि मानो ऊंट के मुंह में जीरा है, मतलब है कि सुरेश इतना बड़ा है और उसके सामने केवल और केवल 1 2 गेहूं के दाने दे रखे हैं, तो 1 2 दाने लाए हैं। तो उस प्रकार है कि वो ज्यादा खाने वाला है और उसके बावजूद भी उसके सामने इतने सी चीजें ला के रखी है, तो ऊंट के मुंह में जीरा। हम ये या कर सकते हैं कि सरपंच ने तालाब बनवाने के लिए इतने पैसे दिए कि मानो ऊंट के मुंह में जीरा है, कि भाई तालाब बनवाने के लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और उसके बाद उनमें 1000 रुपए में जैसे जो दे दिया, या योजना जो पास की है उसमें कम पैसे दिए हैं, तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मतलब एक ऊंट का मुंह इतना बड़ा है और उसमें इतने जीरे से क्या फर्क पड़ेगा, तो ये ऊंट के मुंह में जीरे की बात की जा रही। उसी प्रकार एक अनार 100 बीमार है, जैसे कि आवश्यकता वाले लोग बहुत ज्यादा है लेकिन आवश्यकता की पूर्ति करने वाली वस्तुएं बहुत कम है। ठीक है, कि मरीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक अनार और
100 बीमार है। मरीजों की भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि 1 अनार और 100 बीमार है। तो ये सारे के सारे ये इस तरीके से इसमें आपको वाक्य प्रयोग करना है। मुहावरे का केवल अर्थ पूछेंगे, लोकोक्ति में वाक्य प्रयोग पूछेंगे, सामान्यतः लोकोक्ति पूछेंगे, इतनी कोई कठिन पूछेंगे नहीं। जैसे कि लोकोक्ति का मतलब होता है कि लोगों की उक्ति, मतलब जो लोग हम हमेशा बोलते हैं, हमारी कहावत बात कर सकते हैं। मुहावरे में परिवर्तन होता है, मुहावरे में मुहावरा पूरा होने के बाद क्रिया शब्द ना जुड़ता है, ठीक है, बल्कि लोकोक्ति में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ये चीजें होती है। अब देखिए, और अब लास्ट में रही है क्रिया। कौन सी चीज रही है हमारी? क्रिया। तो क्रिया का मतलब होता है करना, करना या होना, करना या होना। सबसे पहली क्रिया की परिभाषा है, तो कार्य का करना अथवा होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु है। मूल रूप कौन सा है? मूल रूप क्या है? धातु है। और हिंदी में क्रिया का पता कैसे चलता है? हिंदी में क्रिया का पता चलने के लिए पीछे ना शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई खा रहा है तो ये खाना, ठीक है, कोई दौड़ रहा है तो ये दौड़ना, ठीक है, तो ये क्या है? क्रिया है। अब देखिए, क्रिया के अलग अलग भेद है। कर्म के आधार पर, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है? 2 भेद है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक, याद रखना साथियों। क्रिया के आधार पर कितने, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है? 2, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक किसे कहते हैं? जिसमें क्रिया का फल सीधा कर्ता पर, कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता हो तो अकर्मक, यानी कि जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक है। और सकर्मक जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़ता हो तो वो क्या कहलाता है? सकर्मक। सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। मतलब जिसमें एक कर्म हो वो एक कर्मक और जिसमें 2 कर्म हो वो मतलब द्विकर्मक है। पता कैसे चलेगा? जैसे कि मैं यहाँ राम गया, अब राम गया वाक्य तो है, लेकिन वाक्य कैसा है? उसी प्रकार मैं लिख दूं राम बाजार गया, तो राम क्या से अगर उत्तर आता है तो ठीक है, और अगर क्या से उत्तर नहीं आता, क्या से उत्तर आता है इसका मतलब सकर्मक क्रिया है, और क्या से उत्तर नहीं आता इसका मतलब अकर्मक क्रिया है। तो राम गया, राम क्या गया? कोई है ही नहीं, कुछ वाक्य ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो राम गया अर्थात क्या है? अकर्मक क्रिया है। वह गा रहा है, वह गा रहा है, तो इसमें भी अकर्मक क्रिया। मैं कह दूं राम आम खा रहा है, क्या खा रहा है? आम खा रहा है, तो राम आम खा रहा है, इसका मतलब राम क्या खा रहा है? क्या का उत्तर आ रहा है? आम। क्या का उत्तर कौन दे रहा है? आम दे रहा है ना, कि राम आम खा रहा है, क्या खा रहा है? आम खा रहा है, तो इसका मतलब आम क्या है? यहाँ ये वाक्य सकर्मक क्रिया का है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद। अब देखिए अकर्मक और सकर्मक। अब आगे देखें तो संरचना के आधार पर, किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर है 5 भेद। कितने भेद? 5 भेद। 2 नंबर का सवाल आएगा, इसीलिए ठीक तरीके से याद रखना। संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद है? 5 भेद है। कौन कौन से 5 भेद है? देखिए, हम इसमें बात कर सकते हैं संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। कि जब कभी वाक्य में 2 या 1 से 1 या 1 से 1 2 या 2 से अधिक क्रिया एक साथ प्रयुक्त होती है तो वो संयुक्त क्रिया है। जैसे कि मेहमानों के आने पर स्वागत करो, एक तो मेहमानों का आना और दूसरा स्वागत करना, ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। उसी प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं कि हम बात करें अगर, कि जैसे कि सरपंच ने तालाब बनवाया, प्रधानमंत्री जी ने पुल बनवाया, तो ये उन्होंने बनाया तो नहीं वास्तविक, लेकिन उन्होंने क्या की? प्रेरणा दी। तो इसीलिए ये कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। इनके बाद अगर हम ये संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। उसी प्रकार नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया मतलब संज्ञा से, जैसे कि हाथ का हम क्रिया बताते हैं हथियाना, तो उसने मेरा पेन हथिया लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है? ये नाम धातु क्रिया है। देखो संयुक्त क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई और नाम धातु क्रिया। उसी प्रकार पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है एक क्रिया पहले हुई, उसके बाद जस्ट बाद दूसरी क्रिया हुई, और इसमें शब्द एक कर शब्द का प्रयोग किया जाता है, और कभी कभार नहीं भी किया जाता। दोनों वाक्य सुने, जैसे कि पुलिस के आते ही चोर भाग गए, तो इसका मतलब है एक क्रिया होते ही जस्ट बाद में दूसरी क्रिया हो गई, तो इसका मतलब इसमें भी पूर्वकालिक क्रिया है। और मैं एक वाक्य बोलूं, वह सोकर जाग गया, एक पहला सो गया या फिर वो खाना खाकर सो गया, तो वो पहले खाना खाया
और खाना खाने के तुरंत बाद क्या कर लिया, सो गया, या वह गाकर चला गया, उसने अभी अभी गाया और गाने के बाद वो क्या हो गया, वहां से चला गया। तो कर शब्द है तो उसमें पूर्व कालिक क्रिया है। और एक होती है अपने कृदंत क्रिया। तो कृदंत क्रिया है वो है अपने कृत प्रत्यय से जो क्रिया शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है, कृदंत क्रिया। और अब लास्ट में है काल के आधार पर क्रिया के भेद। किसके आधार पर, काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक। वर्तमान मतलब जैसे कि है शब्द का, वह खाना खा रहा है, वह दौड़ता है, या वो दौड़ रहा है, वो नाच रहा है, वो गा रहा है। जैसे कि वो खाना खा चुका है, या वो दौड़ चुका है, वो दौड़ रहा था, ठीक है, या वे दौड़ रहे थे, तो उसमें कौन सी है, भूतकालिक क्रिया। और प्रधानमंत्री जी कल जयपुर आएंगे, या फिर वो खाना खाएगा, या वो 3 दिन बाद जोधपुर जाएगा, या जो भी है, या सुरेश गाना गाएगा, तो इनमें भविष्यकालीन क्रिया है। तो काल के आधार पर 3 प्रकार की क्रिया कौन कौन सी, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की क्रिया, अकर्मक और सकर्मक। और संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। इस तरीके से ये क्रिया भी हमारे क्या हो जाती है साथियों, पूरी हो जाती है। तो हमें ऐसी आशा है और ऐसा विश्वास है कि हम ठीक तरीके से हिंदी व्याकरण के जितने भी पॉइंट है उन इन पॉइंटों के अलावा हिंदी व्याकरण में कुछ नहीं आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और दूसरा साथियों, मैं पूर्ण रूप से आशा कर रहा हूं कि आपको ठीक तरीके से समझाने का प्रयास किया है मैंने, आपको समझ में भी आया होगा। और अगर एक बार में नहीं आता है, अगर हम लगातार फटाफट में कर रहे हैं, तो आप वीडियो को बैक लेकर धीरे धीरे या पॉज करके या रोक रोक कर आप आराम से देखना। और मैं आप सभी को, आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।